Hello student, today we discuss chapter 14 chemical effect of electric current. We use many devices like geyser, refrigerator, air conditioner, fan, electric bulb, computer, television around us which need electricity to function. तो हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी डिवाइस यूज़ करते हैं जैसे गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फ़ैन, बल्ब, कंप्यूटर, टीवी. तो ये सब किसको यूज़ चलने के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड कराती है. उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही एफिशिएंट, पॉल्यूशन फ्री और यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या केमिकल इफेक्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करें फ्लो करने में, ईजिली उसको फ्लो करें, उससे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने दें, अपने ऊपर से इजीली फ्लो करने दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर सकती है, बाकी नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाती है. वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना करने दे ईजिली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर. जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स. फिर आता है इलेक्ट्रिक टेस्टर. टेस्टर क्या होते हैं? ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा कनेक्शन किया गया है वो सही तरीके से है कि नहीं है, वो बताते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है. तो चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर. तो इलेक्ट्रिक टेस्टर कैसे चेक करते हैं? उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो मटेरियल है, अगर व्हेन द बल्ब लाइट अप वंस गिवन मटेरियल इज एन कंडक्टर. तो जैसे ये एक यहाँ पे सेटअप किया गया है, तो जैसे ये वाला सेटअप है, इसमें क्या है? पूरी तरह से पूरा क्लोज लूप है. तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. ठीक. तो वो मटेरियल जो लाइट जिससे क्या बल्ब ग्लो करे, जैसे यहाँ पर हमने पिन यूज़ किया है, तो मटेरियल जब ग्लो, क्योंकि पिन क्या करता है? मेटल का, वो क्या करेगा? लाइट को अपने अंदर से कंडक्ट करने देगा, तो बल्ब होगा ग्लो. तो इन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स. उसके अलावा जैसे इरेजर है, ये क्या काम करता है? इंसुलेटर का काम करता है. तो इसकी वजह से बल्ब जो होगा वो लोग ग्लो नहीं कर पाएगा. तो अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो उसकी 3 रीज़न हो सकते हैं. पहला रीज़न क्या है? कनेक्शन आर लूज. जो कनेक्शंस हैं वो क्या होंगे? लूज होंगे, मतलब वायर कहीं से क्या होगा? ओपन होगा. तो पहले हम सारे कनेक्शन क्या करेंगे? चेक कर लेंगे. दूसरा क्या है? द बल्ब इज फ्यूज्ड. अगर वायर सब अच्छे से कनेक्ट है, बल्ब फिर भी ग्लो नहीं कर रहा, तो हो सकता है बल्ब क्या हो? फ्यूज हो. तो हमें बल्ब को रिप्लेस करना चाहिए. और थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? द सेल इज यूज्ड अप. मतलब अगर बल्ब जो फ्यूज नहीं है, वायर भी सही से कनेक्ट है, तो तीसरी वजह क्या हो सकती है? जो सेल यूज़ किया जा रहा है वो सारा क्या है? यूज्ड अप हो चुका है, वही ख़राब हो चुका है. तो हमें क्या करना चाहिए? नया सेल रिप्लेस करना चाहिए. वाइल चेकिंग योर टेस्टर डो नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन फ्यू सेकेंड्स और प्रिवेंट सेल बैटरी और ड्रेन वेरी क्विकली. जब भी ये चेकिंग किया जाए, टेस्टर को चेक किया जाए, तो कभी भी ये सेल जो है वो जो उसके फ्री एंड्स होते हैं जो वायर के, उसको फ्री लगातार उसको आप सेल में ना लगा रहे हैं. उससे क्या होगा? उसकी बैटरी होगी जल्दी ख़त्म हो जाएगी. फिर मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर. तो टेस्टर में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, क्योंकि जो बल्ब होता है, ये बल्ब जब ग्लो करता है तो पता चलता है कि हाँ कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. और ये बल्ब कैसे ग्लो करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है? फिलामेंट जब हीटअप होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ग्लो करने लगता है और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है. लेकिन जब करंट बहुत लो अमाउंट में होता है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत लो अमाउंट में जब बल्ब ग्लो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की जाती है, करंट जब बहुत लो होता है, तो क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो उस पर प्रॉपर हीट नहीं मिलती है और ये बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करता. तो हमें सही जानकारी नहीं मिलती है कि ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो भी रही है कि नहीं हो रही. तो उसके लिए यहाँ पर 2 और चीज़ें यूज़ की गई हैं. एक एलईडी बल्ब और एक होता है ये मैग्नेटिक कंपास. ये दोनों क्या होते हैं? बहुत ही सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं. ये बहुत हल्के, वेरी वीक करंट को भी क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर उस पूरे सेटअप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, तो जब बहुत ही कम उसका वोल्टेज हो, फिर भी उसको क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं. तो एलईडी मीन्स क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड. ये बल्ब की तरह ही होती है, लेकिन ये बहुत लो वोल्टेज पे भी काम कर सकती है. लो वोल्टेज पे भी ये बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा. ठीक है. तो ये एलईडी का यूज़ करते हैं. इसके अब जब देखेंगे, इसके 2 ये जो होते हैं लेड होते हैं, इसके जो बड़ी लेड होती है उसको हमेशा किस पे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से. और जो छोटी लेड होती है उसको हमेशा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, बैटरी के. और मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? डिवाइस होती है. इसमें क्या करते हैं? जब भी इलेक्ट्रिक करंट इसके आसपास फ्लो हो रहा होता है, तो इसमें जो नीडल होती है वो क्या होने लगती है? रिफ्लेक्शन होने लगता है, उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है, नीडल हिलने लगती है. तो पता चल जाता है कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है. तो बहुत ही कम वोल्टेज के करंट को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है?
एलईडीज और इलेक्ट्रिक कंपास का यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट में बताया गया कि जो लिक्विड्स होते हैं वो कैसे गुड कंडक्टर्स या कैसे बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो एक्टिविटी 1 में बताया गया कि डिस्टिल वाटर एक बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, इसको हमें प्रूव करना है। तो इस टाइप का एक अरेंजमेंट किया गया, यहाँ पर एक बीकर लिया गया, उसमें डिस्टिल वाटर को डाला गया, फिर सेल और एक बल्ब लिया गया जिसको वायर से क्या किया, कनेक्ट किया गया, और जो वायर के फ्री एंड्स थे उसको इस बीकर में डाला गया। जब आप इस बीकर में फ्री एंड्स को डालेंगे तो बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि सर्किट तो कंप्लीट है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक्टिविटी 2 में बताया गया कि कैसे हम डिस्टिल्ड वाटर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो सारा सेटअप वैसे ही करना जैसे एक्टिविटी 1 में किया था कि एक बीकर लेना, उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना, उसके बाद वायर से सेल और बल्ब को कनेक्ट करना है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट जो होगा वो ऐड करेंगे। जब कॉमन सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, बल्ब जो होगा वो ग्लो करने लगेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर क्या बैड कंडक्टर। लेकिन जब इसे हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो सॉल्ट क्या करेगा, इस डिस्टिल्ड वाटर को गुड कंडक्टर बना देगा इलेक्ट्रिसिटी का, और बल्ब जो होगा वो ग्लो करने लगेगा। दूसरी कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी एसिड का यूज़ कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा, ये डिस्टिल्ड वाटर जो होता है जब एसिड उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब ये बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो करेगा। थर्ड कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कोई बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दें, एक बेस है ये, तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो भी बल्ब जो होगा ये ग्लो करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में कह सकते हैं कि सॉल्ट, एसिड और बेस ऐड करने से हम डिस्टिल्ड वाटर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो थर्ड एक्टिविटी में बताया गया कि जो गिवन लिक्विड है वो आपको पता करना है वो गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स लेने हैं। तो उससे होगा क्या, जिस लिक्विड से क्या हो, बल्ब ग्लो करने लगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिस लिक्विड के डालने से बल्ब ग्लो ना करे तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस लिस्ट में कुछ दिए हैं लिक्विड्स जो बताया गया गुड कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं। तो लेमन जूस, टैप वाटर, विनेगर, तो ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, ये सब बैड कंडक्टर हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर। सेम एक्टिविटी की गई, बस बीकर में हमें ये लिक्विड्स चेंज करते रहना है, और जिससे बल्ब ग्लो करेगा वो गुड कंडक्टर, जिससे बल्ब ग्लो नहीं करेगा वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में यूज होते हैं। सबसे पहले आते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर क्या लगाओ, चार्ज लगाओ। चार्ज मतलब या तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, तो ऐसे हम एटम्स को क्या बोलते हैं, आयंस। जैसे ये सोडियम है, सोडियम एटम है, अगर इसके ऊपर प्लस लगा दें हम तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम आयन। ठीक, क्लोरीन है तो नॉर्मली एटम है, इसके ऊपर माइनस लगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन आयन। तो दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। पहला है कैटायंस, तो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटायंस। एनायंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है उन्हें हम बोलते हैं एनायंस। फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो केमिकल कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन में सेपरेट हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में सेपरेट हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो NaCl क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं तो क्या होता है, Na जो प्लस आयन अलग हो जाता है, क्लोरीन का जो माइनस आयन है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जो ये कंपाउंड है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है सोडियम और क्लोरीन में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए प्लस और माइनस आयंस के साथ, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो केमिकल कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो उसमें वो क्या हो, मतलब ब्रेक ना हो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, अल्कोहल, तो ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर होता है इलेक्ट्रोलिसिस, द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब हम क्या करें, किसी केमिकल कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास करें और उसका डिकम्पोजिशन हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर आता है टर्म इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो मेटल रॉड या फिर जो मेटल प्लेट्स का यूज़ किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये दो टाइप की होती हैं, कैथोड और एनोड। तो कैथोड क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोड जिसको हम निगेटिव टर्मिनल, जो सेल का निगेटिव टर्मिनल होता है उससे ऐड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। जैसे यहाँ पर देखिए निगेटिव है, इसको हमने ऐड किया है
इस वाले जो ये रॉड है इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और इस वाले रॉड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया तो इसे क्या बोलते हैं, एनोड। तो इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड। तो कैथोड क्या होते हैं, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो ऐड किए जाते हैं वो होते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो ऐड किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनोड। जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है तो ये नेगेटिव की तरफ ऐड है तो इसकी तरफ कौन से आयंस अट्रैक्ट होंगे, जो क्या होंगे, पॉजिटिव। हमेशा उल्टा चलता है, मतलब कैथोड किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। और जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी तो इसमें जितने भी सॉल्यूशन में जितने भी पॉजिटिव वाले आयन होंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ। नेगेटिव है तो कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव से अटैच है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव की तरफ अटैच है तो इस पर कौन से अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव। उल्टे हमेशा जो होते हैं, जो अपोजिट आयंस होते हैं वो हमेशा अपोजिट एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है वोल्ट मीटर। जो पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, जो पूरा कंटेनर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर वोल्ट मीटर। तो इसमें क्या क्या होता है, 2 रॉड होती है, एक बीकर होता है, उसमें सॉल्यूशन भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, 2 ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एनोड और कैथोड, और बैटरी से ऊपर ये कनेक्टेड रहती है। तो पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर वोल्ट मीटर। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट, जैसे आपने पढ़ा ही है कि बल्ब ग्लो करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, कि वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ये 3 तरह के क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में बताया गया कि पूरे सेटअप में कि केमिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो क्या हो सकता है, बबल्स ऑफ गैस बन सकती है, गैस के बबल्स बन सकते हैं। उसके अलावा मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो सकती है, और जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये 3 तरह के चेंजेस आ सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है इसके यूज़ क्या होते हैं। तो पहला यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। तो जो मेटल होती है, जो ओर क्या होता है कि मेटल जब अर्थ सरफेस में मिलती है तो जिस फॉर्म में मिलती है वो होते हैं ओर। उसमें मेटल मतलब यूजफुल मेटल के अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं। तो उनसे मेटल को कैसे अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसका यूज़ किया जाता है। क्या करते हैं, मेटल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वही पूरा सेटअप लगा के, और उससे क्या होता है, जो मेटल होता है वो कैथोड पे आकर डिपॉजिट हो जाता है, और इस तरह से ओर से मेटल को अलग किया जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम के साथ क्लोराइड भी मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, ये सेम प्रोसेस करते हैं। तो जो सोडियम होता है वो क्लोराइड से अलग होकर कैथोड पे आकर डिपॉजिट हो जाता है, और मेटल को हम लोग उससे अलग कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, कई सारे केमिकल्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए यही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस यूज़ की जाती है, जैसे कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड। इन मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं, द मेथड ऑफ coating the metal surface with a thin layer of a superior metal with the help of electric current is called electroplating। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं, मेटल सरफेस पर एक सुपीरियर मेटल की थिन लेयर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मोस्टली हम इसका यूज़ करते हैं जो डेकोरेशन, जैसे कि क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही प्रीशियस ज्वेलरी होते हैं, तो गोल्ड बहुत महंगा होता है, तो करते क्या, सिल्वर की ज्वेलरी बनाते हैं उसके ऊपर गोल्ड की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया जाता है कि किसी भी मेटल के ऊपर एक सुपीरियर मेटल की लेयर चढ़ाने में। एक्टिविटी 5, टू परफॉर्म द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट विद द कॉपर। तो इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस शो की गई है। करना क्या है, फिल द 3/4 ऑफ द बीकर विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो बीकर को 3/4 तक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से फिल कर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी। कनेक्ट द कॉपर स्ट्रिप टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो कॉपर स्ट्रिप है इसको पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करना है, और जो आयरन स्ट्रिप है उसको क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करना है। डिप द कॉपर स्ट्रिप एंड द आयरन स्ट्रिप इन द एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करना है, इन दोनों कॉपर स्ट्रिप और आयरन स्ट्रिप को
डिप करना है। टेक केयर दे डू नॉट टच ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच ना करें। उसके बाद स्विच ऑन करना है, फिर क्या करंट पास होगा। कम आधे घंटे बाद जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट डिपोजिशन ऑफ अ थिन रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ द कॉपर ऑन द आयरन स्ट्रिप। तो हम देखेंगे कि आयरन स्ट्रिप के ऊपर क्या होगा, कॉपर की रेडिश ब्राउन लेयर जो होगी वो उस डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये कैसे हुआ, व्हेन द कॉपर सल्फेट is dissolved in a water, it forms the positively charged copper ions and negatively charged sulfate ion। तो इस सॉल्यूशन में हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉपर जो है वो कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सल्फेट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इस सॉल्यूशन में तो क्या होता है, जो कॉपर होते हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड किससे अटैच है, निगेटिव की तरफ। तो कॉपर के जो आयन्स हैं वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो सल्फेट के आयन है वो मूव करेंगे किसकी तरफ, जो ये निगेटिव है यानी कि एनोड की तरफ, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा कि द कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन सप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक करंट टू फॉर्म द कॉपर एटम विच डिपॉजिट देमसेल्फ ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन स्ट्रिप। तो आयरन स्ट्रिप पे क्या होगा, जो भी कॉपर आयन्स है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। एनोड पे क्या होगा, अब एनोड पे, तो फिर एनोड पे क्या होगा, द सल्फेट आयन डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज। तो सल्फेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। इंस्टेड द कॉपर एटम इन द कॉपर प्लेट लूजेज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कॉपर आयन विच गोज टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Thus we see that the anode loses copper atoms to form the copper ions and the cathode gains the equal number of copper ions from the copper atoms. Therefore the anode slowly dissolve in the solution while the layer of copper get deposit on the cathode. The sulfate ion do not take part in chemical reaction. Thus the copper get transferred from the anode to the cathode. The forms reddish brown layer over the iron strip. तो देखिए पहली प्रोसेस क्या हुई कि जो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो आयरन स्ट्रिप पे जाकर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब जो सल्फेट आयन्स हैं वो इस पे जाके डिपॉजिट नहीं होते, उसकी जगह पे होता क्या है, जो ये एनोड है, ठीक है, इस पे ये भी किससे बनी, कॉपर से, अभी हमने पहले ही पढ़ा था। तो ये कॉपर से बनी। अब एनोड पे जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो एनोड पर कॉपर आयन्स हैं वो धीरे धीरे इससे क्या होने लगते हैं, लूज होने लगते हैं, और इससे लूज होकर कहाँ पर जाने लगते हैं, इस आयरन स्ट्रिप पे, ठीक है। आयरन स्ट्रिप पे लगातार ये जाते रहते हैं और ये जो रॉड है या जो स्ट्रिप है वो इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है। जितने भी कॉपर के आयन्स होते हैं वो सब जाकर आयरन के स्ट्रिप पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। फिर है यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज होता है डेकोरेशन में, प्रोटेक्शन में। तो पहला डेकोरेशन में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मेटल्स यूज़ होती हैं उनका ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो लेस एक्सपेंसिव मेटल से बनाई जाती है। उसके ऊपर करते क्या, गोल्ड और सिल्वर की लेयर चढ़ा देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और क्या होता है, प्रोटेक्शन। जैसे आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुत जल्दी रस्ट लग जाती है, तो रस्ट से बचाने के लिए उस पर क्रोमियम, जिंक या फिर निकल की एक लेयर चढ़ा देते हैं ताकि उस पर जो रस्ट है वो ना लगे। तो ये हो गए यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।